हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे इस वीडियो की, तो ये हमारा हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। बेसिकली अभी तक इस सीरीज़ के अंदर हमने जो 6th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, जो एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर बेस है, उसको हमने अभी तक कंप्लीट किया है। तो उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम यहाँ पे जो 7th क्लास की जो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको यहाँ पे एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ ईयर से जो यूपीएससी के द्वारा जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2013 से, या उससे भी पहले के अगर हम क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखें, तो आपको जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या मेंस का एग्ज़ाम है, उसके अंदर जो यहाँ पे जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई डायग्राम मेंशन है, कहीं ना कहीं कोई मैप अगर दिया हुआ है, मैप को मेंशन किया गया है, तो यहाँ मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे या एनालाइज करने की कोशिश करोगे, तो आपको जो एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कैसे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस होते हैं। एनसीईआरटी के कहीं ना मैच द कॉलम के अंदर, कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक के अंदर उनको मेंशन किया गया है, और उन्हीं से उठा के यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, उसकी इम्पोर्टेंस का हमें पता लगा। सेकंड, अगर हम बात करें, जो हमारी ये 7th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ये मेडिवल हिस्ट्री जो मध्यकालीन भारत है उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड है। स्टूडेंट्स, मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें, जो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का जो समय है, जो अगर हम बात करें कि जो 750 से लेकर और 1750 का जो समय है, इसी समय को बेसिकली यहाँ पे जो मध्यकालीन भारत है उसके रूप से यहाँ पे जानते हैं। मध्यकालीन भारत को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले आपको मध्यकालीन भारत को भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। अभी तक हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा था, जो 6th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर कवर किया था, अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट्स एक बार हम उनको ओवरव्यू करने की कोशिश करते हैं कि अभी अब तक हमने बेसिकली कौन कौन सा जो पार्ट है उसको कवर किया है। क्योंकि आपको पता है कि जो 1750 का जो समय है, उसके बाद से जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। क्योंकि आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि 1757 के समय में, 1757 के समय में एक बैटल होती है जिसको बैटल ऑफ प्लासी के रूप से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के उस समय में जो नवाब हुआ करते थे शुजाउद्दौला, उनके बिटवीन यहाँ पे लड़ाई होती है सिराजुद्दौला के बीच में, और जो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। उस बैटल के अंदर बेसिकली आपको पता लगता है कि जैसे ही बंगाल के जो नवाब हैं उनकी डिफीट होती है बैटल ऑफ प्लासी के अंदर, और वहाँ से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो यहाँ पे जो रूल है वो समहाउ यहाँ इस्टेब्लिश होना स्टार्ट होता है। तो वहाँ से हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है 1757 के समय से। उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर है। बैटल ऑफ बक्सर से पहले थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसके अंदर मराठाज की यहाँ पे दिल्ली के अंदर डिफीट होती है मोहम्मद अब्दाली के साथ में। अब्दाली वहाँ पे डिफीट करते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे श्योर होता है कि आने वाले समय में यहाँ इंडिया के अंदर जो रूल करेगी वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे रूल करने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मेडिवल हिस्ट्री को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जो ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कि जीरो से पहले हमने डिवाइड किया था कि एक जीरो से पहले का जो समय हुआ करता था, जो हिस्ट्री का जो प्री हिस्ट्री का समय है उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमने बेसिकली जो स्टोन एज है, जो स्टोन एज थी, जो पाषाण काल का जो समय है उसके बारे में हमने देखने की कोशिश की। जिसमें पैलियोलिथिक एज है, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक का जो समय है उसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। जो एंशिएंट हिस्ट्री की जब हमने एनसीईआरटी को कवर किया था उसके अंदर बेसिकली उसके अंदर हमने स्टोन एज के समय में हमने देखा था कि कैसे जो पत्थर्स को यूज किया जाता था,
हंटिंग एंड गैदरिंग वहाँ पे स्पेशल एग्रीकल्चर स्पेशल एक्टिविटी हुआ करती थी ह्यूमन बींग्स की। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे नियोलिथिक जो मीजोलिथिक का एज आता है उसके अंदर किस तरीके से वहाँ चेंजेज आते हैं। चेंजेज आने के साथ ही हमको यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में पता लगता है कि धीरे धीरे वो लोग हैं एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट होगा, फायर का आविष्कार होगा। और हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि उनकी एक सोसाइटी यहाँ पे नदी के आसपास जो नदी का जो किनारा है उसके आसपास वो बसना स्टार्ट करेंगे और नदी के आसपास वो बसना स्टार्ट करेंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ पे डेवलप होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में स्टूडेंट्स हमें पता लगता है कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एक कारण बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा एक सेक्शन के द्वारा माना जाता है कि वहाँ पे जो नदी है उसी के अंदर जो बाढ़ आती है, फ्लड आती है, उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमको पता लगता है कि राजा बनता है, जन से राजा बनता है, राजन बनता है। राजन से यहाँ हमको देखने को मिलेगा कि जो वैदिक एज यहाँ पे स्टार्ट होती है। वैदिक के अंदर भी बेसिकली प्री वैदिक है, पोस्ट वैदिक एज है जिसके अंदर ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऋग्वेद के बाद से ही हमको पता लगता है कि धीरे धीरे जो छोटे छोटे सेटलमेंट हैं, छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट होता है। उन्हीं सेटलमेंट्स के अंदर हमको देखने को मिलता है कि कैसे वहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं वो यहाँ पे बड़े बड़े जो किंगडम्स हैं उनका एक रूप लेना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो जन नाम की जो ट्राइब हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगी। जन के अंदर फिर हमको देखने को मिलेगा कि एक वहाँ पे जो मुखिया है, जो वहाँ पे जो ट्राइब है उसका एक लॉर्डशिप के रूप में यहाँ पे डेवलप होगा। उस पर्सन को यहाँ पे बोला जाएगा राजन। राजन के साथ में आपको यहाँ पे जनपद की स्थापना होगी और जनपद के साथ ही आपको स्थापना होती हुई दिखाई देगी कि बड़े बड़े जो महाजनपद हैं, जो बड़े बड़े किंगडम्स हैं, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखी, वैदिक एज का समय देखा, पोस्ट वैदिक का हमने देखा, जनपद हमने देखे, फिर महाजनपद का जो समय देखा जिसके अंदर 16 महाजनपद होते हैं। और स्टूडेंट्स उसी समय में हमको देखने को मिलता है कि कैसे महाजनपद का जो डेवलपमेंट हो रहा था, कैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिटरी है उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय में दो ऐसे रिलीजन हैं वो यहाँ पे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म वो स्टार्ट होते हैं। भगवान बुद्ध और भगवान जो महावीर हैं उनके द्वारा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को यहाँ पे स्प्रेड किया जाता है, उसको यहाँ पे बढ़ाया जाता है और पीस लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है कि रिलीजन इतना भी रिजिड नहीं है। सभी लोगों को रिलीजन को जो भगवान है उसके लिए बेसिकली डिफरेंट वे में जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे स्टार्ट की गई। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के थ्रू जो रिलीजन का जो पॉइंट है उसको यहाँ पे रिवाइवल करने की कोशिश की गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव वो बन चुका था लेटर वैदिक फेज के अंदर में। जिस तरीके से उसको काफ़ी सारी जो कंजर्वेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा उसको जकड़ने की कोशिश की गई उस समय में। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि मौर्याज का जो समय है वो आएगा और मौर्याज का जो समय आएगा उसके अंदर हमको देखने को मिलेगा कि कैसे मौर्य डायनेस्टी है वो थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द इंडिया यहाँ पे रूल करती है, कंसोलिडेटेड उनका एम्पायर होता है। उसी मौर्य के जो पोस्ट मौर्यंस का जो समय है, जो 250 के बाद के जो समय के बाद में आता है, उसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि कैसे पोस्ट मौर्याज के समय में यहाँ पे जो डिफरेंट डायनेस्टी यहाँ पे रूल में आती हैं, जिसके अंदर सुंगा डायनेस्टी है। सुंगा डायनेस्टी हुआ करती थी। सुंगा डायनेस्टी के अंदर ही एक राजा हुआ करते थे पुष्यमित्र सुंग। बेसिकली यहाँ पे जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी जैसे अशोक के बाद में जब मौर्यंस कमज़ोर होने लगते हैं तो वहाँ पे पुष्यमित्र सुंग वहीं उनके कमांडर इन चीफ होते हैं और मौर्यन डायनेस्टी के जो किंग हैं उनको यहाँ पे डिफीट करते हुए वो पावर के अंदर में आते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसा भी बताया जाता है कि मौर्याज जब पावर के अंदर में आए थे तो उसके बिहाइंड में जो ब्राह्मणिकल जो सेक्ट हुआ करता था, जो लोग हुआ करते थे वहाँ पे, उनका भी एक रोल वहाँ पे बताया जाता है। क्योंकि मौर्य डायनेस्टी के द्वारा जिस तरीके से बुद्धिज़्म को प्रमोट किया गया और बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के साथ ही हमको देखने को मिलता है कि मौर्यन डायनेस्टी के द्वारा बुद्धिज़्म को तो प्रमोट किया ही किया गया, यहाँ पे ब्राह्मणिकल के से जो एफिलिएशन हुआ करते थे जो लोग, उनका यहाँ पे बेसिकली जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी के जो राजा हैं अशोक, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो बुद्धिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे कंटिन्यू प्रमोट किया। रिलीजन को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। इवन बताया भी जाता है कि अशोक पहले ऐसे राजा थे जो अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू
बेसिकली अपनी प्रजा से वो बात किया करते थे, प्रजा से वो टॉक किया करते थे, प्रजा को अपना जो संदेश है अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पहुंचाया करते थे। तो इनके जो मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में हमने जो 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर किया है उसके अंदर डिस्कस किया था। आगे भी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी इसके बारे में बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सुंग डायनेस्टी के बाद में इंडो ग्रीक हैं, पार्थियंस हैं, साका हैं, कुषाण हैं, ऐसी काफ़ी सारी जो डायनेस्टी हैं वो उस समय में रूल में आती हैं। फिर जब पोस्ट मौर्यन के समय के बाद में यहाँ पे जो गुप्ता एज का समय आएगा और गुप्ता एज के समय के बाद में हमको जो पोस्ट गुप्ता का जो समय है वो देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर देखने की कोशिश की कि पोस्ट गुप्ता में जैसे पुष्यभूति नाम की जो डायनेस्टी है, जिसको बेसिकली वर्धन नाम की डायनेस्टी भी बोला जाता है, पल्लवाज आते हैं, चालुक्याज आते हैं, उसी चालुक्याज के अंदर एक राजा होते हैं पुलकेशिन नाम के। इसके अलावा स्टूडेंट्स चालुक्य हैं, पल्लवा हैं, पुष्यभूति, वर्धन्स हैं, ये पोस्ट गुप्ता की कुछ डायनेस्टीज हैं जो आपस में भी लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, आपस में भी वॉर किया करते थे, जिसके अंदर आपको पल्लवाज और चालुक्याज के बीच में जो डिफरेंट बैटल्स हैं उसके बारे में आपको पता लगता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि किस तरीके से जब जीरो से लेकर और जो डिफरेंट डायनेस्टी हैं उनका बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट होता है, कैसे जो डिफरेंट डायनेस्टी हैं वो वहाँ पे रूल करती हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो पोस्ट वैदिक है, जनपद है, जिसमें 16 जनपद यहाँ पे रूल करेंगे। इसी समय में हमको देखने को मिलता है कि ये कम्प्लीटली यहाँ पे जो मौर्यंस का जो समय होता है। फिर पोस्ट मौर्यंस हैं, पोस्ट मौर्यंस के अंदर आपको साका देखने को मिलेंगे, आपको कुषाण देखने के लिए मिलेंगे, आपको यहाँ पे सुंग डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। सुंग डायनेस्टी के ही रूलर होते हैं पुष्यमित्र सुंग। फिर आपको गुप्ताज के बारे में यहाँ पे पता लगता है, गुप्ताज के बारे में आपको पता लगता है। और पोस्ट गुप्ताज में हमने जो पुष्यभूति डायनेस्टी है जिसके राजा होते हैं हर्षवर्धन, जिनको वर्धन नाम की जो डायनेस्टी है वो बोला जाता है, पल्लवा हैं, चालुक्य हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी जो डायनेस्टीज हैं वो वहाँ पे रूल किया करती थी। तो ये हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, तो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले तो अगर हम किताब के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम क्रोनोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे कि जो 1000 साल की ये जो जर्नी है इसमें कितनी कितनी डायनेस्टी हैं वो पावर के अंदर में आती हैं, कौन कौन सी डायनेस्टी पावर के अंदर कब आती है, डिफरेंट डायनेस्टीज़ के क्या रूल हुआ करते थे, कौन से वो राजा हुआ करते थे, राजा के द्वारा प्रजा के कौन कौन से टैक्सेस लिए जाते थे, कैसी उनकी बेसिकली जो सिविल सर्विस है वो कैसी हुआ करती थी। सिविल सर्विस का मीन्स है कि उनके छत्रप कैसे हुआ करते थे, क्या फ्यूडेटरी वहाँ पे वर्क किया करती थी, क्या उनका जो अगर हम बात करें जो उनके कोर्ट के अंदर जो लोग हुआ करते थे उनके साथ में उनका किस तरीके का कल्चर हुआ करता था। क्योंकि स्टूडेंट्स हिस्ट्री को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, हिस्ट्री को अगर आपको समझना है, तो हिस्ट्री बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो आपको सबसे पहले आपको ऑर्डर पता करने के लिए ज़रूरी है, क्रोनोलॉजी को समझना भी ज़रूरी है। उसके साथ में हिस्ट्री को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है तो वहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट होते हैं हिस्ट्री के अंदर में उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि उस समय में कौन सी जो राजा है उसके कौन से राजा के साथ में जो लड़ाइयाँ चला करती थी, कैसे अलायंस यहाँ पे क्रिएट होता है, कौन किसका सपोर्ट करता है। इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा कि नए नए जो ट्रेड सेंटर्स डेवलप हुए उनका क्या रोल हुआ करता था, कौन सा सामान उस समय में भेजा करते थे कोई दूसरे एरियाज़ के अंदर में, तो उसके बारे में हमें पता लगता है। अगर सोशल की बात करें तो राजा के द्वारा किस तरीके के जो टैक्सेस हैं वो लिए जाते थे अपनी प्रजा के साथ में, किस तरीके से प्रजा का साथ में उनका क्या रिलीजन बेस, तो प्रजा के साथ में उनका कोई रिलेशन नहीं था, क्या ऐसा तो नहीं था कि दूसरे रिलीजन है तो उनके बारे में बेसिकली उनको टैक्स ज़्यादा देना होगा। क्योंकि ये हमको मेडिवल हिस्ट्री का जो पीक का समय है, जो मुग़ल एम्पायर का समय है या दिल्ली सल्तनत का जो समय है, उसके अंदर देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे ऐसे टैक्सेज हैं जो रिलीजन के बेस पे यहाँ पे स्टार्ट होंगे। तो वो सब हमको अंडरस्टैंड करते हैं, हम उनको हिस्ट्री को इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम मेडिवल हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो मेडिवल हिस्ट्री बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे 3-4 हिस्सों के अंदर मेडिवल हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। जिसमें आप देखिए कि 750 से जो हमारा यहाँ पे जो समय यहाँ पे पीरियड स्टार्ट होता है, इसी 750 के समय में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो डिफरेंट डायनेस्टी हैं वो रूल किया करती हैं। 750 से जो 1000 का जो समय है इसके अंदर जो अलग अलग डायनेस्टी हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर चोला हैं, चोलाज के अलावा राष्ट्रकूट हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, पाल डायनेस्टी है,
कन्नौज से जो रूल किया करते थे हर्षवर्धन वो हैं। तो उन सब के बारे में यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो 750 से जो 1000 का जो समय है इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। 1000 से अगर हम 1192 तक का जो समय को देखने की कोशिश करें, 91-92 जो बैटल ऑफ तरेन है, बैटल ऑफ तराइन जहाँ पे फोर्ट होती है पृथ्वीराज चौहान के साथ में मोहम्मद गोरी की, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो 1000 से 1192 का जो समय है इसके अंदर आपको डिफरेंट जो राजपूत स्टेट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। राजपूत स्टेट्स के साथ में यहाँ पे कौन कौन सी नई पावर आती हैं उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स। जब 1192 के अंदर में बेसिकली बैटल ऑफ तराइन होती है, बैटल ऑफ तराइन के बाद में 1206 का जो समय आता है, और 1206 के अंदर में यहाँ पे जो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो अपना यहाँ पे जो रूल है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट होती है और ये 1526 तक का जो समय है यहाँ तक ये दिल्ली सल्तनत यहाँ पे चलती है, क्योंकि इस समय में जो सुल्तान हुआ करते थे दिल्ली, वो बेसिकली अपने आप को सुल्तान बोला करते थे। दिल्ली सल्तनत के जो राजा होते हैं उसी के अंदर जो डिफरेंट डायनेस्टी यहाँ पे आएंगी पावर के अंदर में, और उसी डायनेस्टीज़ के अंदर हमको देखने की मिलेगा कि उनका जो रूल है, जो किस तरीके से उनका रूल डिफरेंट है एक डायनेस्टी का दूसरे डायनेस्टी के साथ में। हमको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि इन पांचों डायनेस्टी के अंदर जो 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के अंदर पावर के अंदर में आई थी, उन पांचों डायनेस्टी का बेसिकली जो आर्किटेक्चर है वो भी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। नए सिटीज़ उनके द्वारा डेवलप किए गए वो आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें 1526 से लेकर जो 707 है, क्योंकि 1526 के अंदर यहाँ पे जो लोधी डायनेस्टी रूल किया करती थी, उस लोधी डायनेस्टी को यहाँ डिफीट करते हुए बाबर यहाँ पे जो मुग़ल एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। और मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के साथ ही स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि बाबर जैसे ही आप मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करेंगे तो यहाँ पे जो कम्प्लीटली एक कंसोलिडेट एम्पायर के रूप में वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। उनके 4-5 रूलर्स यहाँ पे रूल करते हैं। और 707 का जो समय आता है, जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, औरंगजेब की डेथ के बाद में स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि जो मुग़ल जो एम्पायर है वो यहाँ पे कम्प्लीटली जो डिक्लाइन होता है, उसको हम यहाँ पे जो 10th चैप्टर है उसके अंदर में रीड करेंगे कि कैसे यहाँ पे जो मुग़ल एम्पायर यहाँ पे डिक्लाइन होने के बाद में कैसे यहाँ पे जो सक्सेशन के लिए आपस में जो लड़ाई होती है, सक्सेशन के लिए राजा के जो औरंगजेब के जो यहाँ पे जो सक्सेसर्स होते हैं वो आपस में जो गद्दी है, जो पावर को गेन करने के लिए लड़ाई करेंगे। और ये मुग़ल एम्पायर लास्ट में इतना कंगाल हो जाएगा, इतना गरीब हो जाएगा कि यहाँ पे कम्प्लीटली डिपेंड होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे 1857 का जो समय है, जो साये आलम अपने नाम से जो लगाया करते थे, उनको बारे में कहा जाता था कि साये आलम का जो साये पालम है वहाँ तक उनकी चलती नहीं है। पालम बेसिकली दिल्ली के अंदर एक सिटी है, दिल्ली के अंदर एक एरिया है जहाँ पे आपका जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो भी सिचुएटेड है। तो पालम बेसिकली वो एरिया है और साये आलम जो हैं वो बैठा करते थे रेड फोर्ट के अंदर में। तो इस तरीके से जो डिफरेंट है, जो डायनेस्टी किस तरीके से डिक्लाइन के अंदर जाती है उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं इसके लास्ट फेज में। तो ये हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका जो 3 डिफरेंट पार्ट हैं जिसके अंदर हमने इसको डिवाइड करने की कोशिश की कि 1750 से लेकर जो 1000 का या 1192 जो 1000 तक का जो समय है, जिसके अंदर 3 डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती हैं। चोल होते हैं, चोला डायनेस्टी जो हमारे सदर्न इंडिया से होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हर्षवर्धन होते हैं, राष्ट्रकूट होते हैं। इसके अलावा हमने नए जो राजपूत स्टेट यहाँ पे आएंगे एग्जिस्टेंस में, जिसमें हैं जो अगर हम बात करें अजमेर से जो चौहान आते हैं, सोलंकी डायनेस्टी है, परमार हैं, चंदेल हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे स्टूडेंट जो तोमर हैं, दिल्ली के अंदर जो तोमर्स होते हैं, गढ़वाल हैं जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आपको हिली एरियाज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे डिफरेंट जो राजपूत स्टेट आते हैं। और इसके बाद में जो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट और मुग़ल जो डायनेस्टी है उसके बारे में। तो ये 3-4 हिस्सों के अंदर यहाँ पे जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको डिवाइड करने की कोशिश की गई है। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको सबसे पहले
हमको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिकली जो सोर्सेज हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो मेडिवल हिस्ट्री हैं उसके क्या सोर्सेज हैं। आप देखिए कि हमने एंशंट हिस्ट्री को रीड किया था, तो एंशंट हिस्ट्री को रीड किया था तो उसके जो सोर्सेज थे वो डिफरेंट हुआ करते थे। वहाँ पे जो सील हैं, किस तरीके की सील वहाँ पे पाई जाती थी, कैसे वहाँ पे इंस्क्रिप्शन पाए जाते थे। अगर हम बात करें कि हम मॉडर्न जब मेडिवल हिस्ट्री को जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमको जो डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेज हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट सबसे बड़ा सोर्स यहाँ बन के उभरता है। इसके अलावा आर्किटेक्चर हैं वो आपको यहाँ पे एक सोर्स के रूप में दिखाई देते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें नए नए जो किंग और किंगडम्स यहाँ पे उभरते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो नए नए राजपूत स्टेट हैं, दिल्ली सल्तनत है, मुग़ल एम्पायर है। तो ये बेसिकली 1 to 4 अगर चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड इन चीज़ों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे वहाँ पे क्रोनोलॉजी वहाँ पे डेवलप होती है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आती हैं। पर हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया स्टूडेंट्स की हिस्ट्री बेसिकली क्रोनोलॉजी ही हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से रिलीजियस वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से सोसाइटी में चेंजेज आते हैं और किस तरीके से इकोनॉमी का वहाँ डेवलपमेंट होता है, तो उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए जो लेटर चैप्टर्स हैं उनके अंदर बताया गया है। जिसके अंदर बेसिकली आप देखिए कि आर्किटेक्चर के लिए जो बिल्डिंग्स हैं चैप्टर 5 के अंदर आर्किटेक्चर को बताया गया है। जो ट्रेडर्स हैं, जो टाउन्स हैं, नए नए जो टाउन यहाँ पे डेवलप होते हैं, जिसके अंदर मसूलीपट्टनम है, जो सूरत नाम का जो शहर है उसके बारे में यहाँ डिफाइन किया गया है कि जो सदर्न गुजरात के अंदर में जो सूरत नाम का जो शहर है वो किस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेड सेंटर के रूप में इमर्ज होता है। हम्पी की भी यहाँ पे बात की गई है, जो विजयनगर की कैपिटल हुआ करती थी हम्पी, उसकी भी यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अलग अलग ट्राइब्स के बारे में बताया गया है कि हमारे कंट्री में, जिसके अंदर बेसिकली अगर हम ट्राइब्स की बात करें, जो अहोम हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आसाम का एरिया है वहाँ से रूल किया करते थे। जो गोंड नाम की एक ट्राइब है वो भी इमर्ज होती है इसी मेडिवल हिस्ट्री के समय में, जो मेडिवल हिस्ट्री का जो लेटर फेज है उसके समय में यहाँ पे इमर्ज होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे जो डिवोशनल जो भक्ति मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है उसके बारे में बताया गया है, जिसके अंदर भक्ति के अंदर जो आप देखिए कि जो गुरु नानक हैं और तुकाराम हैं, संत तुकाराम हैं, गुरु नानक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है जो अजमेर राजस्थान के अंदर में, तो इस तरीके से अलग अलग जो भक्ति मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, अलग अलग यहाँ पे नए नए फीचर्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। जिसके अंदर आपको जो भासवना है जो लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके बारे में देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे इमर्ज होंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि रीजनल कुछ कल्चर भी यहाँ पे डेवलप होंगे, जिसके अंदर जो बंगाल का कल्चर है, जो जगन्नाथपुरी का जो रीजनल एक कल्चर के रूप में यहाँ पे इमर्ज होगा। उनका जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट होगा, उनका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है डिफरेंट होगा, उनका जो पूजा करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा। तो ये सब हमको यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 में बताया है। और चैप्टर नंबर अगर हम 10 की बात करें तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 के अंदर बेसिकली किस तरीके से जो पॉलिटिकल जो फेडरेशन यहाँ पे डेवलप होती है मुग़ल डायनेस्टी की, तो यहाँ पे किस तरीके से डिक्लाइन होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम मैप के बेस पे प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि मैप के बेस पे किस तरीके से वहाँ पे अलग अलग डायनेस्टी हैं उनका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो 750 का जो समय था उस समय में यहाँ पे किस तरीके से जो डायनेस्टीज़ हैं वो रूल किया करती थी। स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज, कन्नौज वैसे भी काफ़ी फेमस है, फ्रेगनेंस की जो इंडस्ट्री है, जो परफ्यूम बेस इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है कन्नौज, सेंट्रल उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। तो कन्नौज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम का एक जगह हुआ करती थी, यही कन्नौज। और तो कन्नौज यहाँ पे काफ़ी फेमस नाम की जगह हुआ करती थी, क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि जो 7th सेंचुरी के समय में एक राजा हुआ करते थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बेसिकली जो पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग किया करते हैं, जिसको वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हर्षवर्धन जो बेसिकली राजा हैं जिनके उन्हीं के राज के अंदर में हीन श्यांग हैं जो इंडिया विजिट करते हैं। हर्षवर्धन जो राजा हुआ करते थे, हरियाणा के अंदर एक जगह है थानेसर, हरियाणा के अंदर एक जगह है थानेसर से ये राजा थे। तो थानेसर से ये राजा हुआ करते थे, बट इनकी जो बहन है उनका जो राज्य हुआ करता था, बहन का जहाँ पे शादी हुआ था, इनके जो जीजाजी हैं उनकी डेथ होती है। और जीजाजी को ही जो बदला लेने के लिए इनके बड़े भाई होते हैं राज्यवर्धन, राज्यवर्धन उनका बदला लेने के लिए जाते हैं शशांक के साथ में। शशांक यहाँ पे बंगाल के एक रूलर होते हैं।
तो जब वो बदला लेने के जाते हैं तो भाई की भी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद में हर्षवर्धन यहाँ पे बेसिकली अपना जो राज है इनका, जो थानेसर से इनका जो रूल हुआ करता था, और जो बहन का जो यहाँ पे एम्पायर था, जो कन्नौज नाम का एरिया हुआ करता था, उन दोनों को ये मर्ज कर लेते हैं और उन दोनों को मर्ज करने के साथ में अपना एक बड़ा किंगडम यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। बट स्टूडेंट ऐसा भी बताया जाता है कि जो नर्मदा है, जो नर्मदा नदी है, जो पेनिनसुला का यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा जो, तो नर्मदा के जो सदन में हर्षवर्धन अपनी जो जर्नी है उसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन का यहाँ पे बेसिकली एक जो अगर कहें कि जो डिजायर है, जो इच्छा है, वो डेवलप होती है कि अपना जो एम्पायर है वो सदर्न इंडिया की तरफ भी अपने को बढ़ाना चाहिए। तो हर्षवर्धन यहाँ पे जैसे ही सदर्न इंडिया की तरफ जाते हैं तो यहाँ हर्षवर्धन को यहाँ पे जो चालुक्य डायनेस्टी के एक राजा होते हैं पुलकेशिन यहाँ पे इनको डिफीट करते हैं और हर्षवर्धन का जो एम्पायर है वो यहाँ पे एंड होता है। तो उसी समय में जो कन्नौज नाम की जो सिटी है वो एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर, या अगर हम बात करें पावर हाउस के रूप में एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करती थी। उसी कन्नौज को यहाँ कैप्चर करने के लिए अलग अलग डायनेस्टी हैं वो यहाँ पे स्ट्रगल करती हैं, जिसके अंदर हमको कुछ डायनेस्टी देखने को मिलती हैं स्टूडेंट्स कि वेस्टर्न पार्ट से एक डायनेस्टी हुआ करती थी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, वो भी कन्नौज के लिए अटैक करते हैं। यहाँ पे जो अगर हम बात करें ईस्टर्न इंडिया से एक डायनेस्टी हुआ करती थी पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी भी बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे, स्टूडेंट्स एक सेकंड के लिए आप ब्रेक लेते हैं, मैं एक सेकंड का ब्रेक लेते हैं थोड़ा। तो जो ईस्टर्न इंडिया का एरिया है, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। जो वेस्टर्न जो कन्नौज है, कन्नौज यहाँ पे पावर सेंटर हुआ करता था। तो कन्नौज को यहाँ पे बेसिकली गेन करने के लिए जो गुर्जर प्रतिहार नाम की जो डायनेस्टी है, जो वेस्टर्न इंडिया से हुआ करती थी, ईस्टर्न इंडिया से जो एक डायनेस्टी रूल किया करती थी वो है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी बेसिकली वही रूलर्स हैं जिनके द्वारा जो पाल पेंटिंग है, इसके अलावा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको भी रिवाइवल करने के लिए काफ़ी सारे इनके द्वारा काम किए गए हैं। बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। और एक सदर्न इंडिया के अंदर मान्यखेड़ से एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, उसको बोला करते थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। ये लोग भी कन्नौज के लिए अपनी पावर है उसको गेन करने के लिए यहाँ पे लड़ाई करते हैं। तो इन तीनों के बीच में आपस में काफ़ी सारी जो बैटल्स हैं वो लड़ी जाती हैं। राष्ट्रकूट जब जब नॉर्दर्न इंडिया में आएंगे सभी को डिफीट करते हुए वापस अपने चले जाया करते थे। राष्ट्रकूट के अंदर एक रूलर हुआ करते थे, ध्रुव नाम के राजा थे, कृष्णा थर्ड हैं, ध्रुव हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे राजा हैं जिन्होंने रूल किया है राष्ट्रकूट डायनेस्टी में। तो उसी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर एक डॉटर भी होती हैं, अमोघवर्ष नाम के एक राजा होते हैं। अमोघवर्ष के द्वारा, जिनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है, कवि राजमार्ग की रचना की गई है अमोघवर्ष के द्वारा। तो उसी अमोघवर्ष की एक डॉटर होती हैं, उन्होंने भी रूल किया था। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या उस समय में जो महिलाएं हैं वो शासक हुआ करती थी, एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय में जो अमोघवर्ष की जो बेटी हैं उन्होंने रायचूर डोआब से अपना जो शासन है वो चलाया था। तो स्टूडेंट्स ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे हमको देखने को मिलता है कि ये जो 750 से 1000 का जो समय है, इसके अंदर एक सदर्न इंडिया के अंदर भी एक डायनेस्टी यहाँ पे इमर्ज होती है, उसको बेसिकली चोला डायनेस्टी बोला जाता है। और इसी चोला डायनेस्टी के जो अलग अलग राजा हैं कि राजेंद्र चोल, काफ़ी फेमस यहाँ पे जो चोला डायनेस्टी के रूलर्स होते हैं। चोला डायनेस्टी फेमस है अपना बेसिकली आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना इनका जो अगर हम बात करें जो स्कल्पचर है जिसके अंदर उन्होंने नटराज की जो काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनाई हैं उसके लिए जाने जाते हैं, कल्चर के लिए जाने जाते हैं। अपनी इनकी जो नेवी है, नेवी के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो अगर हम बात करें जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज़ को इन्होंने अपने अधीन लिया था, अपने इनके कनकर किया था, उनको बेसिकली उनको जीत लिया था। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमको देखने को मिलता है 1000 का जो समय है। अब हम आते हैं सेकंड फेज़ के समय में। सेकंड फेज़ की अगर हम बात करें जो 1000 से लेकर जो 1191 का जो समय है, अब इसके अंदर जो डिफरेंट डायनेस्टी हैं, जो राजपूत स्टेट हैं वो यहाँ पे इमर्ज होते हैं। अब ये राजपूत स्टेट कहाँ पे इमर्ज होते हैं, आप देखिए कि जहाँ पे हम वेस्टर्न पार्ट में हम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी देख रहे हैं, इसी गुर्जर प्रतिहार के पास में यहाँ पे एक डायनेस्टी इमर्ज होती है, उसको बोलते हैं सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी डायनेस्टी
इसको बोलते हैं रानी की वाव के बारे में आपने सुना होगा। गुजरात के अंदर रानी की वाव है, ये इसी सोलंकी डायनेस्टी की एक रानी है उनके द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का एरिया है उसके अंदर हमको देखने को मिलता है परमार नाम की जो डायनेस्टी है वो यहाँ पे इमर्ज होती है। परमार नाम की जो डायनेस्टी हो यहाँ पे इमर्ज होती है। इसके अलावा जो चंदेल डायनेस्टी है वो जिसके द्वारा खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो बनाए गए हैं, ये परमार के पास ही यहाँ पे खजुराहो के जो टेम्पल जहाँ कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, तो वहाँ पे एक नई डायनेस्टी इमर्ज होती है जिसको बोलते हैं चंदेला डायनेस्टी। दिल्ली का जो रीजन है, दिल्ली में जो तोमर डायनेस्टी यहाँ पे इमर्ज होती है, तोमर्स के द्वारा दिल्ली को रूल किया करते थे, तो तोमर डायनेस्टी यहाँ पे इमर्ज होती है। और राजस्थान का जो अजमेर है वहाँ से एक नई डायनेस्टी इमर्ज होती है, उसको बोलते हैं चौहान डायनेस्टी, जिसके पृथ्वीराज चौहान होते हैं। और 1191 के समय में ये जो चौहान डायनेस्टी हैं, जो अजमेर है, इसी अजमेर जहाँ पे लेटर फेज में 13-14 सेंचुरी के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना जो प्लेस उसको इस्टेब्लिश किया, वो ही अजमेर जहाँ पे बेसिकली 1191 के समय में जब बैटल ऑफ तराइन हार जाते हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान 92 के समय में, 91 की बैटल वो जीत गए थे, 92 की बैटल वो हार जाते हैं फिर से। तो जैसे वो डिफीट करते हैं तो उसके बाद में जो गुलाम वंश, जो स्लेव डायनेस्टी पावर के अंदर आती है, तो अपना जो आर्किटेक्चर बनाती है जिसके अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा है, एक 2.5 दिन का झोंपड़ा वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मोन्यूमेंट जो हुआ करता था, जो आर्किटेक्चर हुआ करता था, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर 2.5 दिन का झोंपड़ा क्रिएट किया गया है। तो 1191 तक ये राजपूत स्टेट, यहाँ पे अलग अलग राजपूत स्टेट हैं, वो पावर के अंदर आते हैं। अब पावर के अंदर आने के बाद में 1191 के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट होते हैं। अब ये फॉरेन इन्वेजन तो इस समय भी आए थे। इस समय में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है मोहम्मद गजनी यहाँ पे आते हैं। मोहम्मद गजनी के बाद में मोहम्मद गोरी आएंगे। मोहम्मद गोरी 1191 के अंदर पहली बार जो अजमेर के जो शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे लड़ाई करते हैं और पहली बैटल के अंदर वो डिफीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड बैटल यहाँ पे आती है 1192 के अंदर में। 1192 की जो सेकंड बैटल है उसके अंदर उनकी जीत होती है। बट मोहम्मद गोरी यहाँ बेसिकली अपना जो सेंट्रल एशिया के अंदर उनका जो राज्य हुआ करता था, उनका जो एरिया हुआ करता था, उसको वो संभालने के लिए वापस चले जाते हैं। कभी आते थे, कभी चले जाते थे। उन्होंने 2 अपने जो स्लेव हैं वो यहाँ पे छोड़ रखे थे। वो स्लेव्स यहाँ पे कंटिन्यू हमारे जितने भी एम्पायर्स हैं उनको धीरे धीरे करके डिफीट करते हैं और अपना एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के अंदर हमको देखने को मिलता है कि 1206 का जो समय है, 1206 का जो समय है, उसके अंदर जो मोहम्मद गोरी हैं, मोहम्मद गोरी की यहाँ पे डेथ हो जाती है। धमियक नाम की एक जगह है पंजाब के अंदर में, खोकर नाम की एक ट्राइब हुआ करती है, उस ट्राइब के द्वारा मोहम्मद गोरी को यहाँ पे मार दिया जाता है धमियक के पास में। और धमियक के पास मारने के साथ ही यहाँ पे जो स्लेव डायनेस्टी है उसका इस्टेब्लिशमेंट होते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनके जो स्लेव होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो अपने आप को यहाँ पे दिल्ली में इस्टेब्लिश करते हैं और दिल्ली के वो सुल्तान बनते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हुआ करते थे वो अपने आप को सुल्तान बोला करते थे। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1206 से स्टार्ट होता है। अब उसके बारे में ये हमने मैप की अंडरस्टैंडिंग कर ली है, फर्स्ट 2 फेज कैसे थे। अब 1206 से लेकर 1526 तक का जो समय है, 1206 से लेकर 1526 का जो समय है, इसके अंदर 5 डायनेस्टी यहाँ पे रूल के अंदर आती हैं दिल्ली सल्तनत में। तो उन 5 डायनेस्टीज़ के बारे में हम दिल्ली सल्तनत में देखेंगे। उसके बाद में 1526 के अंदर में बैटल ऑफ पानीपत होती है। जो लास्ट डायनेस्टी रूल करती है दिल्ली सल्तनत को, वो लास्ट डायनेस्टी होती है लोधी डायनेस्टी। तो उसी लोधी डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते हैं, उनको यहाँ डिफीट करते हुए बाबर यहाँ पे बेसिकली पावर के अंदर आते हैं। इब्राहिम लोधी और बाबर की लड़ाई होती है पानीपत के पास में। पानीपत के पास में जब लड़ाई होती है तो बाबर बेसिकली अपनी लड़ाई के अंदर उन्होंने जो कैनन्स है उनका यूज़ किया था, उनकी काफ़ी पावरफुल जो थिंग्स है उनका यूज़ किया। और इब्राहिम लोधी की यहाँ पे डिफीट होने के साथ ही मुग़ल डायनेस्टी का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होता है, मुग़ल रूल यहाँ पे आता है। और वो 1707 तक वो मुग़ल रूल चलता है। उसके बारे में हम ये जो लेटर फेज हैं उसके बारे में हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी ये बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए ये हमारा लेक्चर है। इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हर एक चैप्टर के बारे में क्या क्या हमको रीड करना है, क्या क्या यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है इस किताब के अंदर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर की, तो चैप्टर 1 के अंदर बेसिकली जो 1000 ईयर्स की जो जर्नी है 750 से लेकर
जो 1750 की ये जर्नी है, इसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या ऐसे चेंजेज आएंगे सोसाइटी के अंदर, क्या चेंज आएगा, क्या क्या यहाँ पे सोर्स होंगे हिस्ट्री के। जो यहाँ पे पहली बार तो मैप दिखाया गया है कि 7वीं सेंचुरी के समय में मैप कैसा हुआ करता था। जो 18वीं सेंचुरी है उसके समय में जो मैप है इंडिया का किस तरीके से डेवलप किया गया। बेसिकली हिंदुस्तान का जो नाम है वो किस तरीके से गिरता है, क्योंकि अरब से जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं और यहाँ पे जो सिंधु नदी है वो बहा करती थी। उसी सिंधु के नदी के बेसिकली ईस्टर्न एरिया के जो लोग हुआ करते थे, उनको जो अरब ट्रेडर्स आया करते थे यहाँ पे, उनके द्वारा इनको हिंदू बोला गया है कि हिंदू लोग बेसिकली यहाँ के सिंधु नदी के ईस्टर्न साइड में जो रहते हैं उनको हिंदू कहा जाता है। तो जो सोर्सेज हैं मेडिवल हिस्ट्री के, जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, उसके बारे में हमारे यहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर बताया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 के अंदर जो डिफरेंट यहाँ पे नए नए जो किंगडम्स आते हैं, जिसमें चौहान हैं, सोलंकी हैं, परमार हैं, चंदेला हैं, ऊपर जो अगर हम बात करें हिली एरिया है उसके अंदर जो रूल किया करते थे उनको गढ़वाल बोला करते थे। दिल्ली से जो रूल किया करते थे उनको तोमर बोला करते थे। तो ऐसे नए नए जो किंगडम्स हैं यहाँ पे इमर्ज होते हैं। सदर्न इंडिया के अंदर एक किंगडम इमर्ज होता है जिसको चोला डायनेस्टी बोला जाता है। उससे पहले जो कन्नौज से जो रूल किया करते थे, और कन्नौज के बीच में यहाँ पे जो कन्नौज से बेसिकली जो ट्री पार्टाइट अलायंस बोलते हैं, राष्ट्रकूट हुआ करते थे, पाला हुआ करते थे और गुजर प्रतिहार हुआ करते थे। तो इन सब जो किंगडम्स हैं इनके बारे में हम चैप्टर 2 के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो अलायंस है वो रूल किया करते थे, कैसे इनके बीच में लड़ाई हुआ करती थी, कन्नौज यहाँ पे क्यों फेमस सिटी के रूप में इमर्ज होता है, तो उसके बारे में हम चैप्टर 2 में देखेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट चैप्टर 3 की, चैप्टर 3 के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे क्रोनोलॉजी को देखने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है कि जो 1191 के अंदर में बैटल ऑफ तराइन होती है। बैटल ऑफ तराइन के अंदर जो पहली बैटल के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी यहाँ पे जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान की जीत के बाद में 1192 की एक दोबारा बैटल होती है और उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे डिफीट होती है। उसके बाद में यहाँ पे मोहम्मद गोरी के 2 स्लेव होते हैं। मोहम्मद गोरी के 2 स्लेव यहाँ पे कंटिन्यू एम्पायर्स को यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और उसके कैप्चर के साथ ही हमको देखने को मिलता है कि 1206 के अंदर में पंजाब में जो धमियक है वहाँ पे खोकर नाम की जो ट्राइब है उनके द्वारा जो मोहम्मद गोरी हैं उनको मार दिया जाता है। मोहम्मद गोरी को मारने के साथ ही यहाँ पे उसके सक्सेसर के रूप में लड़ाई चलती है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 के अंदर पावर के अंदर में आते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे जैसे ही पावर के अंदर आएंगे, जो स्लेव डायनेस्टी है उसका इस्टेब्लिशमेंट वो करेंगे। स्लेव डायनेस्टी इस दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी है, जिसको ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता है। उसके बाद में खिलजी आते हैं। खिलजीज के बाद में अगर हम बात करें जो तुगलक हैं, खिलजीज आएंगे। खिलजीज के बाद में जो तुगलक हैं वो यहाँ पे पावर के अंदर आएंगे और इन तुगलक्स के समय ही 1398 के समय एक तैमूर का अटैक होता है और तैमूर जब यहाँ पे आएंगे तो तुगलक डायनेस्टी है उसको डिफीट करते हुए जाएंगे और अपने ही कुछ भाई भतीजा होते हैं उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश करके जाएंगे, जिनको बोलते हैं सैयद। तो सैयद यहाँ पे इस्टेब्लिश करके जाएंगे। उन्हीं सैयद के अंदर एक यहाँ पे पावर में होते हैं जिनको खैजर खान के नाम से जाना जाता है। और उसके लेटर फेज में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो बहलूल खान लोदी हैं वो लोदी डायनेस्टी को यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं 1451 के समय में, और ये डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती है 1526 तक। 1526 तक का जो रूल है उसके बाद में यहाँ पे 1526 में लोदी डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं इब्राहिम लोदी, जिनको बाबर यहाँ पे डिफीट करते हैं, तो उसके बारे में हमको पता लगता है। जो स्टार्टिंग में जो अलग अलग डायनेस्टी आती हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे दिल्ली से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो रोल है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कारा से रूल किया करते थे, पहले इनिशियल वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, फिर कैसे वो अपने ही जो उनके जो राजा होते थे उनको वो मार के पावर के अंदर में आते हैं और 20 साल का उनका रूल होता है, जिसके अंदर वो चित्तौड़ के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके बारे में आपने पद्मावत नाम की जो एक मूवी आई थी और उसकी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो उसी समय की बात है। उस समय में उनके द्वारा अटैक किया जाता है। जौहर के बारे में आपको देखने को मिलता है। तो ये दिल्ली सल्तनत के द्वारा अपने जो डिफरेंट यहाँ पे डायनेस्टी हुआ करती थी, चाहे वो देवगिरी के यादव हों, चाहे सदर्न इंडिया, इवन सदर्न इंडिया में जो चोला डायनेस्टी का जो रूल हुआ करता था, वहाँ तक ये लोग यहाँ अटैक करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इसी दिल्ली सल्तनत के समय सदर्न इंडिया में 1336 के समय में एक जो एम्पायर है वो इस्टेब्लिश होता है, जिसे हम विजयनगर का रूल बोलते हैं। विजयनगर यहाँ पे किंगडम यहाँ पे इस्टेब्लिश होने की कोशिश करते हैं।
स्टूडेंट्स 4th चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे मुगल एम्पायर के बारे में रीड करेंगे कि कैसे यहाँ पे देखिए बाबर को दिखाया गया है, बाबर अपने कोर्ट के अंदर कैसे लोगों के साथ बैठ के बात किया करते थे। 1526 के अंदर में जब बैटल ऑफ पानीपत होती है, बैटल ऑफ पानीपत के बाद में जो मुग़ल हैं वो पावर के अंदर में आते हैं और मुग़ल पावर के अंदर आने के बाद में बेसिकली यहाँ पे रूल करते हैं। कुछ समय तक यहाँ पे बाबर होते हैं पावर में। बाबर के बाद में हुमायूं आते हैं। हुमायूं का जो पीरियड है वो कंटिन्यू स्ट्रगल वाला होता है। कैसे वहाँ उस समय उनको जो शेरशाह सूरी हैं उनके साथ में कंटिन्यू लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। बैटल ऑफ चौसा है, काफ़ी सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं। 5 साल के लिए यहाँ पे शेरशाह सूरी पावर के अंदर में आते हैं। फिर उसके बाद में हमको देखने को मिलता है कि हुमायूं के बाद में उनके बेटे आते हैं अकबर। अकबर के द्वारा यहाँ पे अकबर के बीच में और जो शेरशाह सूरी के जो यहाँ पे जो एक, अगर हम बात करें, एक रूलर हुआ करते थे जिनको उन्होंने दिल्ली के अंदर जिनको उन्होंने बिठाया था, जिनको हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जो हरियाणा के रेवाड़ी से रेवाड़ी के बेसिक रूलर हुआ करते थे। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य को यहाँ पे अकबर डिफीट करते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर में। अकबर के बाद में हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि जहांगीर का समय आता है। जहांगीर यहाँ पे पावर में होते हैं और जहांगीर के समय ही हमको देखने को मिलता है कि उनकी जो वाइफ होती हैं, जहांगीर की जो वाइफ होती हैं नूरजहाँ कैसे एक पावरफुल लेडी के रूप में यहाँ पे रूल करती हैं। नूरजहाँ के द्वारा कैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया। जहांगीर के बाद में यहाँ पे पावर में आते हैं शाहजहाँ और शाहजहाँ के बेटे होते हैं औरंगजेब, जो यहाँ पे 1707 का जो समय है वहाँ तक वो रूल करते हैं। औरंगजेब की यहाँ पे जो पॉलिसी हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज़ हमको देखने को मिलती हैं, चाहे वो अगेंस्ट द सिख एम्पायर हों, चाहे वो दूसरे जो किंगडम्स हैं उनके साथ में हों। जैसे ही 1707 में जो औरंगजेब का यहाँ पे डेथ होती है, उसके बाद में हमको देखने को मिलता है कि कैसे यहाँ पे जो मुग़ल एम्पायर है वो यहाँ पे डिक्लाइन होता है। तो वो सब यहाँ पे मुग़ल एम्पायर के बारे में हम कम्प्लीटली यहाँ पे जो रीड करने की कोशिश करेंगे चैप्टर 4 में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 में हम यहाँ पे जो डिफरेंट डायनेस्टी जो आई हैं इस्टेब्लिशमेंट में, उनके द्वारा क्या क्या आर्किटेक्चर यहाँ पे डेवलप किया गया। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत इंडिया में आता है, दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो मुग़ल हमको यहाँ पे बेसिकली जो मुस्लिम आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलता है। मुस्लिम आर्किटेक्चर यहाँ पे जब आएगा इंडिया के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे मुस्लिम आर्किटेक्चर आने की वजह से जो हमारा आर्किटेक्चर के अंदर में है जो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। जो चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो मुग़ल आर्किटेक्चर के बाद में हमको देखने को मिलता है। छतरीज का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। डबल डोम यहाँ पे हमारे आर्किटेक्चर के अंदर ऐड होते हैं। इवन आप देखिए कि जो यहाँ पे जो आर्क्यूट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो हमको यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। आर्क्यूट स्टाइल मीन्स द जो आर्क है उसका यहाँ पे क्रिएशन करना, आर्क का यहाँ पे एंट्रेंस गेट के ऊपर क्रिएशन करना। ये बेसिकली कुतुब मीनार का यहाँ पे बताया गया है। कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय स्टार्ट हुआ, इल्तुतमिश इसको फिर बाद में कंस्ट्रक्ट करवाते हैं या कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक और काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके द्वारा भी इसको रिनोवेट करवाया गया है समय समय पे। तो इस तरीके की जो मीनार हैं यहाँ पे जो डेवलप होना स्टार्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे रूलर हैं वो चेंज होंगे। जब जब राजा यहाँ पे बदलेगा, तो राजा के बदलने के साथ ही आपको देखने को मिलेगा जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर भी राजा का किस तरीके का इंटरेस्ट होता है, किंगडम का किस तरीके का यहाँ पे रिलीजन है, क्या यहाँ पे बेस है, उसका यहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि जो तुगलक जो लोग हैं, तुगलक डायनेस्टी जब यहाँ पावर में होती है, उनके द्वारा यहाँ पे टू मच स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दिया गया था। कोई भी आर्किटेक्चर ना बनाने के बजाय जो भी आर्किटेक्चर बनाना है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो मजबूत होना चाहिए, वो सब हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से उसको हम चैप्टर 5 के अंदर रीड करेंगे। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नए नए टाउन्स यहाँ पे इमर्ज होते हैं जो ट्रेडिंग सेंटर के रूप में, जिसमें हम यहाँ पे सूरत के बारे में देखेंगे, मछलीपट्टनम के बारे में देखेंगे और जो हम्पी है उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्राफ्ट पर्सन्स में हम देखेंगे कि जो चोला डायनेस्टी है, चोल डायनेस्टी जो रूल किया करते थे, उस चोल डायनेस्टी के समय में कैसे उनकी जो कैपिटल है वो यहाँ पे चेंज होती है, कैसे वो कैपिटल अपनी उरायूर से वो लेके यहाँ पे तंजौर के लिए अपनी कैपिटल है उसको शिफ्ट करते हैं। उसी समय में नए नए जो सेंटर्स यहाँ पे इमर्ज होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो क्राफ्टमैन पर्सन जो यहाँ पे जो स्कल्पचर आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर हमको जो ब्रॉन्ज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ब्रॉन्ज बेस्ड जो आर्किटेक्चर है, वो ब्रॉन्ज बेस्ड जो स्कल्पचर है वो देखने को मिलती हैं।
लोस्ट वैक्स टेक्निक से इनको बनाया जाता है। ये आपको विजयनगर का जो हम्पिंग का यहाँ पे बेसिकली आर्किटेक्चर है जिसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो हम सूरत के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसी समय में जब ये सूरत और मसूलीपट्टनम नाम की जो जगह है वो डेवलप होती हैं, उस समय में यहाँ पे जो फॉरेन पावर्स हैं वो इंडिया में आना स्टार्ट हो गई थी। उनके द्वारा यहाँ पे जो फैक्ट्री हैं वो इस्टेब्लिश की जाती हैं। किसी के द्वारा सूरत में की जाएगी, किसी के द्वारा जो मसूलीपट्टनम है उसके अंदर अपनी जो फैक्ट्री है वो स्टार्ट की जाएगी। स्टूडेंट्स यहीं से ही 2017 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था उसके अंदर मसूलीपट्टनम से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए इनके बारे में। अगर हम बात करें चैप्टर 7 की, तो यहाँ पे हम जो डिफरेंट छोटी छोटी जो इस मेडिवल हिस्ट्री में जो कुछ ट्राइब हैं जो इस्टेब्लिशमेंट में आती हैं, अपना जो किंगडम है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हम रीड करेंगे। जिसमें हम बंजारा हैं जो ट्रेडर्स हैं, 2016 की प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम था उसके अंदर पूछ लिया गया था कि बंजारा कौन होते हैं, हु आर द बंजाराज। बंजारा बेसिकली कौन होते हैं? ये एक ट्रेडर्स होते हैं जो यहाँ पे बेसिकली घूमते रहते हैं, ट्रेडिंग का ये काम करते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा कंट्री का, राजस्थान, गुजरात, इसके अंदर आपको बंजारा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम गोंड के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। ये गोंड वुमेन को यहाँ पे दिखाया है। और अहोम किंगडम जो हमारा ईस्टर्न एरिया है, जो आसाम का जो रीजन है जहाँ से वो अहोम डायनेस्टी रूल किया करती थी, तो उसके बारे में यहाँ पे चैप्टर 7 के अंदर हम देखेंगे कि कैसे मेडिवल हिस्ट्री के समय में कुछ ऐसी डायनेस्टीज हैं जिनका वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री हमने देख ली है। दिल्ली सल्तनत है, मुगल डायनेस्टी हैं, छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स जो अर्ली जो दिल्ली सल्तनत है उससे पहले आए, उनके बारे में हमने देखा। उसके जो लेटर फेज में कैसे छोटे छोटे सेटलमेंट्स यहाँ पे डेवलप होते हैं कम्युनिटीज़ के, उनके बारे में हम देखेंगे। चैप्टर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भक्ति और सूफी मूवमेंट किस तरीके से चलता है उसके बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे चैप्टर 8 के अंदर में। यहीं पे हमको देखने को मिलता है कि जो सिखिज्म है, गुरु जम्बेश्वर हैं जिनके द्वारा जो विश्नोई कम्युनिटी स्टार्ट की गई है। इसके अलावा हम यहाँ पे मीराबाई, संत रैदास, इन सब के बारे में, जो संत तुकाराम हैं, इन सब के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब टू मच लड़ाइयाँ होती हैं, टू मच वॉर होती हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि स्टूडेंट जब लड़ाइयाँ होंगी तो पीस के लिए ऐसे जो रिवाइवल, जो नए जो यहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह हो अजमेर के अंदर में, जिनके द्वारा यहाँ पे जो सूफीज़म है उसको प्रमोट किया गया है, चाहे वो अगर हम बात करें निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हो दिल्ली के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि और जैसे भासवना का जो लिंगायत कम्युनिटी जो स्टार्ट की गई थी उनके द्वारा, जो 12th सेंचुरी के समय में जो उनके द्वारा जो वहाँ पे जो सदर्न इंडिया है वहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। जो 6th क्लास की हमने हिस्ट्री की एनसीईआरटी जब हमने स्टार्ट की थी तो वहाँ पे हमने अलवार और नैनवार के बारे में वहाँ पे देखा था, कैसे जो अपर नाम की वहाँ पे एक जो लेडी होती हैं वो वहाँ पे रोल प्ले करती हैं। तो उन सब के बारे में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। इसी चैप्टर के अंदर हम नाथ संप्रदाय, जो नाथ संप्रदाय है बाबा गोरखनाथ के जो शिष्य होते हैं उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो नाथ संप्रदाय है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है, कौन लोग उसके साथ में जुड़ते हैं, क्योंकि वो ही लोग क्यों जुड़ते हैं जिनको सोसाइटी के अंदर जो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, सोसाइटी के अंदर प्रॉपर उनको पावर शेयरिंग नहीं दी गई है, वो लोग नाथ संप्रदाय इन सब के साथ में क्यों जुड़ते हैं। तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। चैप्टर 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब मेडिवल हिस्ट्री का जो लेटर फेज होता है उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे जो रिलीजियस, जो रीजनल रिलीजियस ऐसे सेंटर्स है वो डेवलप होते हैं, रीजनल कल्चर यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो उसके बारे में हम चैप्टर 9 में देखेंगे, जिसके अंदर आप देखिए कि जगन्नाथ का जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनको यहाँ पे बेसिकली भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके जो बड़े भाई हैं बलराम हैं और जो उनकी बहन सुभद्रा है, उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी के अंदर आपको लोकेटेड है, आपको पता होगा। तो उन सब के बारे में हम चैप्टर 9 के अंदर देखेंगे। और चैप्टर 10 के अंदर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जब मुग़ल यहाँ पे डिक्लाइन होते हैं तो कैसे यहाँ पे जो छोटी छोटी डायनेस्टी हैं वो पावर में आने की कोशिश करते हैं। उसी के अंदर हमको देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की वजह से आप देखिए कि दिल्ली के आसपास जो जाट हुआ करते थे, जो जाट्स अपना किंगडम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, मराठास के द्वारा दिल्ली को कूच किया जाएगा, दिल्ली को अपना जो ये स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर 1761 में
मोहम्मद शाह अब्दाली के साथ में डिफीट होती है बैटल ऑफ पानीपत के अंदर में। सिख हमको देखने को मिलते हैं। अवध और बंगाल और जो नादिर शाह का अटैक है जो 1739 के समय में बैटल ऑफ करनाल हमको देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, मोहम्मद अब्दाली, नादिर शाह, इनके जब भी अटैक होंगे आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग हमेशा जो टेम्पल है उसके ऊपर ये अटैक करेंगे। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि जो मेडिवल हिस्ट्री के समय में जो किंगडम्स जो हुआ करते थे उनके द्वारा टेम्पल्स को काफ़ी ज़्यादा पेट्रोन किया जाता था, इवन डोनेट किया जाता था। तो इसकी वजह से वो एक वेल्दी सेंटर के रूप में वर्क किया करते थे टेम्पल्स उस समय में। तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जब जब सोमनाथ के ऊपर जैसे अटैक हुआ, तो सोमनाथ के ऊपर जब अटैक होता है तो वहाँ से जो टेम्पल को लूटने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री है वो यहाँ पे एंड होता है और वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश करती है, क्योंकि मराठा एम्पायर की यहाँ पे डिफीट होती है मोहम्मद अब्दाली के हाथों में। और अब्दाली के साथ जैसे ही मराठा एम्पायर की डिफीट होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक अपने आप को बैटल ऑफ प्लासी और उसके बाद में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे अपने आप को सिक्योर करती है। और सिक्योर करने के साथ ही स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जो छोटी छोटी पावर्स यहाँ पे उस समय में रूल करती हैं, चाहे वो अगर हम बात करें जो मैसूर नाम का स्टेट है हैदर अली के साथ में, उसको वो डिफीट करती हैं, अवध को वो डिफीट करती हैं, दिल्ली को वो यहाँ पे सब्जुगेट करते हैं, मराठास को सब्जुगेट करते हैं और अपने आप का जो अपना जो रूल है उसको वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। और इसके साथ वो हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे 10 चैप्टर हैं जिनके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, इस किताब के अंदर में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था जिसमें हमने देखा कि इस बुक के अंदर हमको क्या क्या समझना है, क्या क्या किस तरीके से रीड करना है, मेडिवल हिस्ट्री किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, उसकी क्रोनोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक में कौन कौन से ट्रेड सेंटर वहाँ पे स्टार्ट होते हैं, कैसे सूरत यहाँ पे एक मेजर ट्रेड सेंटर, मसूलीपट्टनम एक ट्रेड सेंटर बनते हैं। तो इन सब के बारे में हमको इस किताब के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और इस बुक को अगर आप डिटेल वे में रीड करोगे स्टूडेंट्स तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल स्टडी है उसकी ज़रूरत है। बार बार आप इसका रिवाइज करते रहिए और ये देखिए कि 6th क्लास 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उनके अंदर कितना डिटेल के अंदर काफ़ी कुछ बातें बताई गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बने रहिए हमारे साथ। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 के थ्रू हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे सभी सब्जेक्ट्स को। तो ये इंट्रोडक्टरी हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ बातें हैं वो समझने की कोशिश की हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।